ठीक है, आज हमारे को ये देखना है कि नंबर्स पे डेट पे ये कैसे चलता है। ठीक है, सपोज हमारे पास कुछ नंबर्स की रेंज है। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन ये है कि हाउ मैनी काउंट्स वी हैव ग्रेटर देन 40। अगेन वी वांट काउंट समथिंग बेस्ड ऑन वन कंडीशन। ठीक है, तो जब भी हमें किसी कंडीशन के बेस पे कुछ भी काउंट करना हो तो हम उसको काउंट कर सकते हैं। कंडीशन क्या है यहाँ पे? ग्रेटर देन 40। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, काउंट इफ रेंज, दिस माई रेंज, रेंज हमारी फिक्स है। ठीक है, क्राइटेरिया क्या है? ग्रेटर देन 40। अब मैं अगर ग्रेटर देन 40 ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, तो फिर क्या होगा, ये इसको समझ ही नहीं पाएगा कि ये लिखा क्या है, क्योंकि ग्रेटर देन जो है हमारा एक सिंबल है, यानी एक टेक्स्ट है, 40 हमारा नंबर है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ऐसे इसको एम्परसेंड के साथ इसको ऐसे मर्ज करते हैं। ठीक है, या फिर हम कहते हैं पूरा एक टेक्स्ट ही बना दो, बात तो एक ही है। ठीक है, एम्परसेंड कर लो चाहे ऐसे लिख दो। ठीक है, तो दोनों में से कोई सा भी तरीका हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बट इकट्ठा नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे कैसे मतलब, अच्छा रेंज देना चाह रहे हो, अगर 40 किसी रेंज में लिखा हुआ है तो हम देख लेते हैं। इसको कंट्रोल आर करा हमने। ठीक है, तो ग्रेटर देन एम्परसेंड करके ये रेंज दिया हमने, तो चल रहा है हमारा। ठीक है, और ग्रेटर देन ये रेंज दी, ठीक है, और ये यूं करा तो नहीं चल रहा। ठीक है, इसलिए रेंज के लिए हमारे को यही मेथड यूज़ करना पड़ेगा। ओके, लेस देन 40 पे हमारे पास क्या है, सेम है, यहाँ पे लेस देन 40 लिख दो, या फिर लेस देन 40 ऐसे लिख दो। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इक्वल टू 40 या तो इक्वल टू 40 ऐसे लिख दो, या फिर इक्वल टू 40 ऐसे लिख दो, या फिर जब इक्वल टू 40 ही है तो इक्वल लिखने की ज़रूरत ही नहीं है कि इस वाली रेंज में 40 को ढूंढे, सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ग्रेटर देन 11 एंड लेस देन 14, जब हमारे पास एक रेंज होती है, काउंट इफ क्या करता है, एक कंडीशन के बेस पे ही काउंट कर पाता है। ठीक है, अब यहाँ पे मोर देन वन कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है, जो ग्रेटर देन 11 हो, और दूसरी कंडीशन क्या है, जो लेस देन 14 हो। यानी कि हम जो ये येलो हाईलाइटेड डेटा है इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो येलो हाईलाइटेड डेटा हम इसकी बात कर रहे हैं कि हमारे पास ये हो। तो हमारे को दो कंडीशन देनी है हम यहाँ पे। दो कंडीशन क्या है हमारे पास, काउंट इफ से हम देते हैं। अभी काउंट इफ और पढ़ेंगे आगे, अभी तो थोड़ा बहुत बेसिक देख रहे हैं हम काउंट इफ का। ठीक है, तो काउंट इफ्स में क्या है, रेंज हमारे पास ये रेंज हो गई हमारी। क्राइटेरिया क्या है हमारे पास, जो ग्रेटर देन हमारे पास 14 हो, तो हमने कहा जो ग्रेटर देन 14 हो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है हमारे पास, अगेन यही रेंज है हमारे पास। ठीक है, काउंट इफ्स को लिखने का तरीका क्या है, पहले रेंज, क्राइटेरिया, फिर रेंज टू, और फिर क्राइटेरिया टू। क्राइटेरिया टू क्या हमारे पास, जो लेस देन हमारे पास 14 हो, यहाँ पे ग्रेटर देन 11 होना चाहिए। ठीक है, तो जो लेस देन 14 हो, 7। तो ऐसे डिजिट जो ग्रेटर देन 11 है, 2 3 4 5 6 7, 7 हैं जो 11 से बड़े हैं और 14 से छोटे हैं।
तो वही हमने रेंज में यहाँ पे लिखा है, इस पूरी रेंज में जो ग्रेटर देन 11 है, अगेन उसी रेंज में हमारे पास जो लेस देन 14 है। तो मोर देन वन कंडीशन के लिए हमारे पास काउंट करने के लिए काउंट इफ्स है, और एक कंडीशन पे काउंट करने के लिए हमारे पास काउंट इफ है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको? ठीक है, तो हम फिर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक डेटा बना रखा है, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा होगा। ये किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा होगा, वो शीट में मैंने लिखा है। ठीक है, तो ये छोड़ो, अभी पता नहीं क्या क्वेश्चन था। ओके, हमने ये देखा कि काउंट इफ टेक्स्ट पे कैसे चलता है, हमने ये देखा कि काउंट इफ नंबर पे कैसे चलता है। अब सपोज डेट पे हमें डिफरेंस करना है कि कौन सी डेट है जो 2 जनवरी 2019 से ऊपर है। ठीक है, जो सॉरी ये 1 फेब लिखा हुआ है। ठीक है, 1 फेब 2019, नहीं 2 जनवरी लिखा हुआ है। ठीक है, ये DDMM फॉर्मेट में लिखा हुआ है, यहाँ पे ऐसे ही चल रहा है हमारा। ठीक है, तो 2 जन 2019 से जो लेस देन है, यानी इस वाली डेटा की बात कर रहे हैं, और जो 2 जन 2019 के बराबर है, यानी कि ये येलो हाईलाइटेड डेटा के बराबर। ठीक है, तो निकालते हैं डेटा क्या क्या है इसमें। तो यहाँ पे डेट दे रखी है 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4, 5, 6, 7, काफ़ी सारी डेट्स हैं इधर तो। ठीक है, 31 मार्च तक रिपीटिव है। चलो देखते हैं कि क्या है। हाउ मैनी डेट वी हैव ग्रेटर देन 2 जनवरी 2019। हम ये मान रहे हैं कि ये DDMM में ही है। ठीक है, तो 2 जनवरी 2019 से बड़ी कितनी है? काउंट इफ, ये रेंज है हमारी, इस पूरी रेंज में जो ग्रेटर देन है किससे? 2 जन 2019, 335 2 जन। ये मैंने सॉर्ट कर रखी है असेंडिंग ऑर्डर में। तो जो 2 जनवरी 2019 से, यानी कि यहाँ से 3 तारीख से है ना, 2 जनवरी 2019 से जो बड़ी है वो 3 तारीख हो गई, उससे आगे तक की हो गई, तो यानी कितनी आ रही है? 335। तो हमारा ये 335 ये हमारे पास आ गया। हाउ मैनी डेट वी हैव लेस देन 2 जनवरी 2019। तो लेस देन 2 जनवरी 2019, डेट हमेशा इन्वर्टेड कोमा में देनी है। ठीक है, इक्वल टू में ऐसे भी दे सकते हो, इक्वल टू भी लगा के दे सकते हो। ठीक है, जैसा भी देना चाहो वैसे दे सकते हो। तो नॉर्मली जब हमारा इक्वल टू होता है तो हम यूज़ नहीं करते, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट उसका मतलब इक्वल ही होता है। ठीक है, ये हमारा थोड़ा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अभी तक जो पढ़ाया सारा क्लियर है सबको? कोई क्वेश्चन तो नहीं है अभी तक? ठीक है, अब देखो काउंट इफ का हमारे पास एक यूज़ हो रहा था। कभी कभी हमारे पास काफ़ी सारा डेटा होता है, हमारे को ये निकालना होता है कि अब जैसे ए है, ये कितनी बार रिपीट है? 1, 2, 3। ऐसी बी है, वो कितनी बार रिपीट है? 2 बार। सी एक बार भी नहीं है। डी भी एक बार भी नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? काउंट इफ इस पूरी रेंज को फिक्स करा जाता है, ये नंबर कितनी बार आया हुआ है। अगर फॉर्मूले को थोड़ा पढ़ोगे ना तो खुद ही समझ में आ जाएगा कि क्या बोलना चाह रहे हैं हम। ये बोलना चाह रहे हैं कि इस पूरी रेंज में ये नंबर कितनी आया हुआ है।
तो ये क्या देगा यहाँ पे 3 की ये नंबर कितनी बार आया हुआ है, 1 2 3, 3 बार आया हुआ है। और ये क्या करेगा, रेंज इसकी फिक्स रहेगी हमेशा सेकंड वाले में भी। तो ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, इस पूरी रेंज में ये नंबर कितनी बार आया हुआ है, तो ये देखेगा 1 2, तो ये 2 यहाँ पे भी देगा, मतलब ये 2 यहाँ पे भी देगा और यहाँ पे भी देगा। ऐसे ही अगर 3 बार है तो यहाँ पे भी तो 3 बार आया हुआ है और यहाँ पे भी तो ओवरऑल 3 बार ही आया हुआ है भाई, काउंट तो वही करके दे रहा है, इस पूरी रेंज में 3 बार ही आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी वही आएगा, ये तो अपना आंसर सही दे रहा है। ठीक है, अब मैं इसमें से कहूँ कि भाई मुझे यूनिक दे दो, इसमें से यूनिक मतलब यूनिक कितनी बार आए हुए हैं, कि ओवरऑल यूनिक क्या है, एक ना एक बार तो ए भी यूनिक है हमारा, यूनिक में तो यही है हमारा। ठीक है, दूसरी बार ये ए और ये हमारे लिए नहीं है क्योंकि डुप्लीकेट हो गया, फिर बी भी हमारा यूनिक है, फिर सी भी हमारा यूनिक है, फिर नहीं है, फिर डी हमारा यूनिक है, यानी 4 डेटा हमारे पास ऐसे हैं जो यूनिकली हैं टोटल। ठीक है, क्वेश्चन जैसे होंगे वैसे ही हमें सोचना है, ऐसा डेटा जो एक बार भी रिपीट नहीं हुआ, सिंगल टाइम आया हुआ है, दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन। ऐसा डेटा जो एक बार भी रिपीट नहीं हुआ, ठीक है, सिर्फ सिंगल उस पर आया हुआ है, तो वो अलग अलग क्राइटेरिया हो गया। ठीक है, तो हमें जिस हिसाब से क्वेश्चन को उस हिसाब से फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। अब इसके अंदर क्या क्या सिनेरियोज बन सकते हैं, पहले सिनेरियो तो ये बनता है कि ए कितनी बार रिपीट हुआ है, ये हमारा पहला फॉर्मूला। कभी कभी ये होता है कि ए फर्स्ट टाइम कब रिपीट हुआ था, ठीक है, फिर सेकंड टाइम कब रिपीट हुआ था, फिर थर्ड टाइम कब रिपीट हुआ था। तो काउंट इफ इस वाली रेंज से लेके इसी वाली रेंज तक, इसी वाली रेंज को काउंट कराया जाता है और पहले वाले को कर दिया जाता है फिक्स। ठीक है, ए टू से लेके ए टू तक की रेंज, उसके अंदर ए टू को फाइंड करना और पहले वाले को कर दिया जाता है फिक्स। तो ये क्या देता है, अब देखो जरा, इसने दिया यहाँ पे 1 और ए यहाँ पे सेकंड टाइम था तो यहाँ पे 2 देगा, फिर यहाँ पे 3 देगा। इसका मतलब ये क्या दे रहा है कि ए का तो काउंट दे रहा है कि यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया है, यहाँ पे सेकंड टाइम आया है, यहाँ पे थर्ड टाइम आया है, यानी कि ये वाला डेटा यहाँ पे सेकंड टाइम आया है, ये वाला डेटा यहाँ पे थर्ड टाइम आया है। ऐसे बी जो है यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया है और बी यहाँ पे जो है सेकंड टाइम आया हुआ है। तो जब हमारे को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हमें कुछ डेटा का पता करना है कि कौन सा डेटा किस नंबर पे आया हुआ है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, काउंट इफ ए2 से लेके ए2 को। ठीक है, और अगर कब सपोज इसका कभी कभी रिपीटिव चाहिए होता है हमारे को, कि सबसे पहले जो सबसे नीचे आया हुआ ना वो मान लिया लेटेस्ट है, ये मान लिया अपडेटेड स्टेटस है, मान लो एक फ़ोन नंबर है, 1 तारीख को कॉल करी उसने कुछ स्टेटस लिखा, 2 तारीख को कॉल करी उसने कुछ स्टेटस लिखा, फिर 3 तारीख को कॉल करी उसने कुछ स्टेटस लिखा। तो 3 तारीख का जो डेटा है ना हमारा, वो हमारे लिए लेटेस्ट डेटा है। हमारे को यहाँ पे 1 चाहिए, यहाँ पे 2 चाहिए और यहाँ पे 3 चाहिए, अपोजिट चाहिए। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, काउंट इफ इस पूरी रेंज में, ठीक है, इसी वाले डेटा को कॉल कराया जाता है। यहाँ पे क्या कराया जाता है, ये जो होता है ना लास्ट वाला, इसको फिक्स कर दिया जाता है। अब देख रहे हो ये अपोजिट हो गई सीक्वेंस हमारी। ठीक है, क्यों हो रहा है, थोड़ा ध्यान से देखना। ए2 हमने फिक्स नहीं करा, तो यहाँ पे क्या हुआ, रेंज, इस पूरी रेंज में ए का काउंट कितना है, 3 देगा। जब यहाँ पे आएगा तो होगा क्या, रेंज देख रहे हो कहाँ तक हो गई, A7 से लेके A8 तक हो गई, कि ए का काउंट कितना 2 हो गया। फिर जब नीचे आया तो क्या हुआ, अब तो रेंज एक ही रह गई। ठीक है, तो ये जो हमने फिक्स कर रखा है ये उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है। ऐसे ही जब हमने यहाँ पे फिक्स करा था, हमने क्या करा था कि भाई इस रेंज से लेके इस रेंज तक के बीच में ए2 कितनी बार आया हुआ है, एक ही बार आया हुआ है। जब हम यहाँ पे गए थे तो यहाँ पे क्या हो गया था, रेंज यहाँ से लेके यहाँ तक हो गई थी, क्योंकि हमने ए2 को फिक्स कर रखा था, A7 उसको तो फिक्स नहीं कर रखा था। तो उसने कहा यहाँ से लेके यहाँ तक की रेंज में कितनी बार आया हुआ है, तो 2 आ गया। और फिर जब नीचे वाले पे गए थे तो पूरी रेंज आ गई थी यहाँ तक, तो 3 हो गया था हमारे पास। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है हमारे को, ये चीज, हाँ, ये जो हमारे पास एग्जांपल है ना। अब देखो यहाँ पे अगर कोई यूज़र हमसे पूछता है कि इसके अंदर यूनिक कितने, तो आप किसी में भी अगर फर्स्ट वाला 1 वाला लोगे आप, तो ये हमारा यूनिक आ गया कि हमारे पास ये यूनिक डेटा है। ठीक है, ये 1 वाला यहाँ पे भी देगा
और ये 1 वाला यहाँ पे भी देगा, यहाँ पे भी 4 देगा। बिल्कुल हो जाएगा, ऐसा कुछ काम नहीं है जो आप एक्सेल में कर सकते हो वीवीएम में नहीं कर पाओगे। और ऐसा ऐसे बहुत सारे काम है जो आप वीवीएम में कर सकते हो बट एक्सेल में नहीं कर सकते। ठीक है। हम्म। 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 ये जैसे हमने ये लिया ना, ये पूरे बता देता हूँ। काउंट इफ, ठीक है, ये लिखा, कॉलन लिखते ही ये खुद ही अपीयर हो जाएगा। ठीक है, और फिर कोमा, फिर वापस ये, और फिर इस पर क्लिक करा। हाँ, और F4 एंटर। अभी तो हम वीबीए नहीं पढ़ रहे, अभी तो एक्सेल पढ़ रहे, तो मैनुअली लिखना पड़ेगा अभी तो। ठीक है, बाकी सब तुमने कंट्रोल डी करना है, और ये हमारा, ठीक है। ओके, तो इसके बाद अब हमारे को क्या करना है, ठीक है जी, यहाँ पे कुछ डेटा है हमारे पास। इसमें क्या है, स्पेशल करैक्टर हैं, अल्फ़ा हैं, न्यूमेरिक हैं, ब्लैंक हैं। ठीक है, तो इसके अंदर से हमारे को ये निकालना है कि टोटल काउंट निकालना है कि टोटल हमारे पास रेंज कितने डेटा हैं टोटल, मतलब ब्लैंक को मिला के, सब कुछ मिला के 97 डेटा है। 98 रो है तो एक हेडर है, तो 97 डेटा है हमारा। नॉन ब्लैंक कितने हैं, ब्लैंक कितने हैं, टेक्स्ट कितने, नंबर कितने हैं, स्पेशल कितने हैं, नेगेटिव कितने हैं, पॉजिटिव कितने हैं। तो इन सब क्वेश्चनों को करने से पहले हमें क्या करना है, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ब्लैंक को हम कैसे लिखते हैं एक्सेल के अंदर, ब्लैंक को ऐसे लिखते हैं, इनवर्टेड कोमा ओपन और क्लोज ब्लैंक। नोट ब्लैंक को कैसे लिखते हैं, जो नोट इक्वल टू ब्लैंक को ऐसे लिखा जाता है, नोट ब्लैंक। ठीक है, और अल्फ़ा कैसे पता कर जाते हैं कि हमारे पास एक्सेल में अल्फ़ा कितने हैं, तो जो भी ग्रेटर देन या इक्वल टू ए करेक्टर होगा वो हमारा अल्फ़ा होते हैं सारे। ठीक है, नंबर्स कैसे होते हैं एक्सेल के अंदर, एक्सेल के अंदर सबसे पहले बात एक बात ध्यान रखना, 15 डिजिट से ऊपर की आप डिजिट लिखोगे ना तो लिखेगा नहीं, वो उसको ऐसे साइंटिफिक वैल्यू में दे देगा। ठीक है, एक्सपोनेंशियल बोलते हैं इसको। ये मतलब साइंटिफिक लैंग्वेज होती है, जब हम मैथ पढ़ते थे तो साइंटिफिक लैंग्वेज में नहीं आता था, ई मतलब इतना पावर उतना हो जाता है। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल वैल्यू बोलते हैं इसको, कि इसकी एक्सपोनेंशियल वैल्यू कितनी है। नहीं नहीं, इन्फिनिटी अलग होता है, इन्फिनिटी अलग होता है, वो उल्टा। हाँ, 8 करके कुछ वैल्यू होती है ना ये, कि जिस जैसे अब 9 को 0 से डिवाइड कर दो, ठीक है, 0 कभी 9 तक पहुंच ही नहीं पाएगा, तो इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं 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 नहीं, वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। एक्सेल जो मैं बताता हूँ, 15 से ऊपर की डिजिट यहाँ पे शो नहीं कर पाएगा। देखो बात समझो, यहाँ पे 15 से ऊपर की डिजिट शो नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो हमारे प्रोसेसर होते हैं ना, वो अभी कितने हैं, एक तो 32 बिट प्रोसेसर होते हैं, एक 64 बिट प्रोसेसर होते हैं। ठीक है, तो उनकी कैलकुलेशन की लेंथ जो होती है वो 15 डिजिट से ऊपर की नहीं हो सकती। 15 डिजिट से अगर ऊपर की है तो वो साइंटिफिक वैल्यू में दे देगा आपको। साइंटिफिक वैल्यू करेक्ट होती हैं, जो आप लिखोगे वो करेक्ट वही वैल्यू होंगी, बट वो साइंटिफिक वैल्यू में शो होगा। क्यों, उसके लिए फिर, उसके लिए हाँ, हाँ उसके लिए क्या है ना, सुपर कंप्यूटर की ज़रूरत होती है जो 15 डिजिट से ऊपर की कैलकुलेशन कर सके। ठीक है, तो अभी वो सुपर कंप्यूटर वाला ज़माना हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो ये म्यूट कर रहा हूँ मैं, जो आवाज़ आ रही है। ओके, क्वेश्चन करना हो तो अनम्यूट करना और फिर वापस म्यूट पे कर लेना। तो यहाँ पे हमने क्या करा, अच्छा ये हम ये बता रहे थे, जो एक्सेल की सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, जो एक्सेल सबसे हाईएस्ट वैल्यू लेता है वो कौन सी लेता है, 9E+307, ये साइंटिफिक वैल्यू है। ठीक है, ये 9E307 ये सबसे हाईएस्ट वैल्यू है जो एक्सेल कैरी कर सकता है। अगर ये हाईएस्ट वैल्यू है, जैसे सपोज मान लो
कि हमारे पास 0 लिखा है, ग्राफ में हम लिखते हैं 1 2, इधर प्लस में चलता है 1 2 और इधर माइनस में भी तो चलता है -1 -2। तो अगर ये प्लस वाली 9E307 हमारी सबसे हाईएस्ट डिजिट है तो -9E+307 हमारी सबसे लोएस्ट डिजिट होगी। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जितना भी होगा वो सारी हमारी डिजिट्स होंगी। तो जो ग्रेटर देन -9E307 प्लस वो उसके हैं वो सारी हमारी क्या हैं, डिजिट्स हैं। ठीक है, तो नंबर्स हम कैसे पता करते हैं एक्सेल में कि जो ग्रेटर देन 9E+307 वो हमारा सारा नंबर है, उसके अंदर सारे नेगेटिव सारे पॉजिटिव नंबर सब आ गए। ठीक है, तो 9E+307 ग्रेटर देन ए नॉट इक्वल टू ब्लैंक ब्लैंक। तो ये हमारे को अगर पता है कि कैसे लिख सकते हैं तो हमारे लिए काउंट इफ में काफ़ी हेल्प हो जाती है। अब इस डेटा में है क्या, कुछ मतलब स्पेशल करैक्टर हैं। स्पेशल करैक्टर कौन से होंगे, जो लेस देन ए होंगे, क्योंकि ए से ऊपर वाले हमारे अल्फ़ा हो गए, ए से लेस देन वाले हमारे स्पेशल हो गए। ठीक है, नंबर होगा तो कैसे पता चल जाएगा, जो ग्रेटर देन -9E307 से है, तो काफ़ी आसान हो जाएगा काम। टोटल काउंट कितने हो गए, टोटल काउंट में क्या क्या होगा, काउंट इफ या तो ब्लैंक होगा या नॉन ब्लैंक होगा। काउंट इफ कौन सा करना है, इस वाली रेंज में, इस पूरी रेंज में हमें ब्लैंक को भी लेना है। ठीक है, पूरा डेटा लेना है कि टोटल काउंट कितने हैं। तो हमने लिखा इस पूरी रेंज में वो डेटा जो ब्लैंक होगा, एक तो ये, प्लस काउंट इफ इस पूरे रेंज में वाला डेटा जो नॉट इक्वल टू ब्लैंक होगा। 97 आ गया। अब नहीं, वो तो हो ही जाएगा, हम काउंट इफ से करना चाह रहे हैं बस। हाँ, अभी काउंट इफ का ये बताना चाह रहा था कि हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा और देखते हैं। हमारे पास रेंज यही है, हमने क्राइटेरिया तो 2 लिखे हैं, बाकी तो सब हमारा सेम है। इसको थोड़ा सा और हम ऐसे लिख सकते हैं, काउंट इफ इस पूरी रेंज में हमारे पास 2 हैं, तो पहले को हमने लिख दिया कि पहला क्राइटेरिया हमारा जो ब्लैंक है, दूसरा क्राइटेरिया हमारा जो नॉट इक्वल टू ब्लैंक है। एरे बना रहे हैं इसका। ठीक है, काउंट इफ में एक क्राइटेरिया देते हैं हम, बट हम काउंट इफ में 2 क्राइटेरिया कैसे दे सकते हैं और उनका सम कराना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, पहला क्राइटेरिया ये, दूसरा क्राइटेरिया ये, और इन दोनों को क्या कर देना है, सम। कंट्रोल शिफ्ट एंटर। ठीक है, क्लियर है ये वाला। और कैसे लिख सकते हैं इसको, सेम ऐसे ही है। इसमें कंट्रोल शिफ्ट एंटर अगर नहीं करना पड़े, जहाँ पे आप सम लिखते हो ना, कंट्रोल शिफ्ट एंटर लिखते हो, वहाँ पर अगर आप सम प्रोडक्ट लिख दोगे और सिर्फ एंटर कर दोगे तो कंट्रोल शिफ्ट एंटर करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, सम प्रोडक्ट वो पूरा हैंडल कर लेता है। ये सिर्फ सम के केस में रहता है। ये 97 वाला तो हमारा सिंपल था, 2 क्राइटेरिया है हमारे पास, तो 2 क्राइटेरिया को करने के लिए हमने क्या करा, एरे का यूज़ कर लिया कि पहला क्राइटेरिया ये हो गया, दूसरा क्राइटेरिया ये हो गया। तो पहला क्राइटेरिया कुछ वैल्यूज़ दे रहा होगा, जैसे 40 दे दी। ठीक है, दूसरा क्राइटेरिया वैल्यूज़ अलग दे रहा होगा, तो 2 वैल्यूज़ को जमा करने के लिए हमने सम लिखा, कंट्रोल शिफ्ट एंटर कर दिया। ठीक है, ये तो हो गया सम में। हम कंट्रोल शिफ्ट एंटर करते हैं तब जाके हमारा ये सम हो रहा है। देख लो एरे दिखा रहा है यहाँ पे, है ना। बट हम सम की जगह सम प्रोडक्ट लिख देते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करने की जरूरत नहीं होती है, नॉर्मल में हमारा हैंडल हो जाता है। ठीक है जी, ऑल नॉन ब्लैंक काउंट, ऐसे काउंट जो हमारे नॉन ब्लैंक हैं। एक तो ब्लैंक हो गया, एक नॉन ब्लैंक हो गया। नॉन ब्लैंक मतलब जिसमें कुछ लिखा हो, तो हमने लिख दिया काउंट इफ इस वाली रेंज में जो नॉट इक्वल टू ब्लैंक हो। ठीक है, तो ब्लैंक वाले अलग हैं और नॉन ब्लैंक वाले अलग हैं। अब इस रेंज को कर लेते हैं फिक्स। फिक्स कर लिया, कंट्रोल डी करा, वही रेंज आ गई। अब ऐसे काउंट जो सिर्फ ब्लैंक हैं, तो ब्लैंक के लिए हमने ये पढ़ा हुआ था ओनली ब्लैंक, तो सिर्फ 3 ब्लैंक है।
ओनली टेक्स्ट काउंट, ठीक है, ओनली टेक्स्ट काउंट हमारे पास कितने 10 मिनट बचे हैं हमारे पास, तो जितना हो सकता है मैक्सिमम ख़त्म कर लेते हैं। ओनली टेक्स्ट काउंट कितना है हमारा, तो टेक्स्ट काउंट के लिए हमारे पास क्या था, जो ग्रेटर देन ए हो, ठीक है, हमारा टेक्स्ट है। इससे कंपेरिजन मत करना, डेटा हम चेंज कर लेते हैं तो कभी कभी ये चेंज हो जाता है, ठीक है। ओनली नंबर काउंट, नंबर काउंट कौन से होंगे, जो ग्रेटर देन -9e प्लस 307, ये डिजिट याद रख लेना, 9e307, ठीक है। और माइनस का मैंने क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि सबसे लोएस्ट डिजिट वही है, तो उससे ऊपर के जितने भी होंगे हमारे वो क्या होंगे, नंबर्स होंगे। स्पेशल करैक्टर कौन से होंगे हमारे, जो ए से ऊपर होता है वो हमारा अल्फ़ा होता है, और जो ए से नीचे होता है वो हमारा स्पेशल होता है, ठीक है। और यानी यहाँ पे कुछ करैक्टर में चेंज करा होगा, उसकी वजह से ये दोनों हमारे डेटा चेंज हुए हैं, ठीक है। ओनली नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू कौन सी होंगी, क्या क्राइटेरिया लगा है नेगेटिव वैल्यू के लिए, हाँ, लेस देन है 0 से, तो हमारा 2 हो गया। पॉजिटिव वैल्यू कौन सी होगी, जो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होंगी वो हमारी पॉजिटिव वैल्यू हो गई, ठीक है। अब बताओ, देखो कोई स्पेशल करैक्टर का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। नंबर्स को काउंट कर सकते हैं, टेक्स्ट को काउंट कर सकते हैं, टेक्स्ट को काउंट भी नहीं कर सकते, डायरेक्ट हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। पहले में ओवरऑल करना पड़ता था काउंट ए से, फिर माइनस करना पड़ता था काउंट से, फिर हमारा टेक्स्ट निकलता था। अब यहाँ पे हमारे पास ग्रेटर देन ए सीधा हमें पता चल गया, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारे पास रनिंग काउंट का। रनिंग काउंट में चाहिए क्या हमारे को, ऐसे चाहिए, ये फर्स्ट टाइम आया कुछ डेटा, ये सेकंड टाइम आया, ये थर्ड टाइम, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स टाइम ऐसे डेटा आया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है हमारे को, फॉर्मूला क्या लगाना है, मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा चाहिए, अगर मैं लिख देता हूँ काउंट ए यहाँ से लेके यहीं तक, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे लॉजिकल चालू हो जाएंगे सारे, और मैं इस वाले रेंज को कर देता हूँ फिक्स, कि भाई यहाँ से लेके यहीं तक की रेंज को फिक्स करो। अब ये क्या होगा, जब नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, रेंज पहली वाली तो फिक्स कर रखी है हमने, दूसरी वाली तो डाउन होती चली जाएगी, है ना, तो ये 2 आ जाएगा। और फिर अगर मैं इसको ऐसे करूँगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, कि इस वाली रेंज से लेके इस वाली रेंज तक ये थर्ड टाइम डेटा आया है, यहाँ पे फोर्थ टाइम डेटा आया है, ठीक है। बस मुझे करना क्या है, ये अगर ब्लैंक है तो यहाँ पे कुछ ना आए, यही तो लिखना है, बाकी तो सारा मेरा सही चल रहा है भाई, बाकी तो सारा मेरा सही चल रहा है, बस यहाँ पे अगर ब्लैंक है तो यहाँ पे कुछ ना आए, यही तो चाहिए मुझे। तो मैं यहाँ पे ऐसे कर दूँ, अगर इफ़ ये वाली सेल इक्वल टू है ब्लैंक के, तो यहाँ पे भी ब्लैंक हो जाए, और वरना क्या हो जाए, ये फॉर्मूला रन हो और उसकी वैल्यू आ जाए। तो अगर मैं ऐसे कर दूंगा, क्लियर है ये वाला, ठीक है। ये जो है ये काउंट इफ के, ये हम कल करते हैं, ठीक है। पहले यहाँ तक कर लो, फिर ये आगे काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, ये सारा करते हैं फिर हम, ठीक है। तो ये अभी मैं यहीं तक सेव कर रहा हूँ, और आगे पढ़ लेना, थोड़ा सा देख लेना, ताकि आराम से समझ सको कि क्या क्या पढ़ रहे हैं। रनिंग काउंट तक हमने करा है, ठीक है। ये सेव कर दिया मैंने और क्लोज कर दिया है, ओके, ठीक है। कल हम मिलते हैं, फिर कल 3 बजे से चालू है क्लासेस वीबीए की, और फिर अपना 4 बजे से अपने एक्सेल की, ठीक है। ओके ओके, बाय।